तो हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 12 स्टैटिक्स सांख्यिकी। आज इसके बारे में हम डीपली डिस्कशन करेंगे और कुछ बेसिक पॉइंट के साथ इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं हम अपने चैप्टर की ओर। क्या है बेटा हमारा चैप्टर? स्टैटिक्स है ना। चैप्टर नंबर 12 चैप्टर में सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा कि आंकड़े क्या होते हैं। ठीक है, तो आंकड़े के बारे में सभी जानते हैं, है ना। जैसे कि बेटा नॉर्मली किसी क्रिकेट मैच जब खेला जाता है तो क्रिकेट मैच में क्या होता है, नॉर्मली बहुत सारे प्लेयर होते हैं, प्लेयर के माध्यम से अलग अलग बेटा रन लिए जाते हैं। ठीक है, इनके आंकड़े कैसे बनाते हैं बेटा? हमने बोले कि एक क्रिकेट मैच में 11 प्लेयर है और 11 प्लेयर ने, मोहन ने 12 रन लिए, है ना, श्याम ने 13 रन लिए, है ना, हमने बोल दिए तावेश ने 15 रन लिए। ठीक है, हमने बोल दिया हिमांशु ने, अब नाम याद नहीं आ रहे तो आप ही के नाम दे रहे। ठीक है, हिमांशु ने हमने बोल दिया बेटा कि 20 रन लिए। ठीक है, और हमने बोले कि देव ने क्या है 0 रन लिए। कितने रन लिए? 0 रन। ठीक है, 0 रन पे ही आउट हो गए देव। तो बेटा ये सब सारी चीजें हम बोल रहे हैं, ये क्या है? ये आंकड़े। क्या है ये? आंकड़े। इनको बोला जाता है डाटा। क्या बोला जाता है? डाटा, किसी भी चीज का। ठीक है, आंकड़े मतलब हम क्या कर रहे हैं, कुल मिलाकर के हमने बोले कि क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, उसमें 11 जो खिलाड़ी है उन्होंने अलग अलग रन प्राप्त किए ओवरों में। ठीक है, तो हमने एक आंकड़ा बना लिया कि किसने कितने रन प्राप्त किया, उसकी टेबल बना लेंगे। एक कॉलम में लिखेंगे हम खिलाड़ियों के नाम, दूसरे कॉलम में लिखेंगे क्या, हम उनके द्वारा प्राप्त किए गए रनों की संख्या, है ना। इसी तरह से हमने बोले कि किसी क्लास में किसी कक्षा में गणित में प्राप्त अंक, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक। तो हमने बोले जैसे मान के चलो मधु ने मैथ्स में 75 में 50 अंक प्राप्त किए। ठीक है, हमने बोले कि कनक ने 20 अंक प्राप्त किए, देव ने 15 अंक प्राप्त किए, है ना, तेजस्वी ने 20 अंक प्राप्त किए। ऐसे उदाहरण के लिए हम अलग अलग स्टूडेंट के लिए नंबर डिवाइडेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोले बेटा कि क्लास में, कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई गणित सब्जेक्ट में अंकों की संख्या, अंक कितने प्राप्त किए गए। तो हम इसमें 2 कॉलम बनाएंगे, एक विद्यार्थियों के नाम और दूसरा उनके द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंक। तो कितने कॉलम बने? 2 कॉलम। और 2 कॉलम के माध्यम से बेटा हम एक डाटा बना रहे हैं क्लास का कि मैथ्स में कितने स्टूडेंट ने कितने नंबर पाए या प्राप्त किए। बात समझ में आई? इसी को बोला जाता है बेटा आंकड़े। क्या बोला जाता है? इसी को आंकड़े। अब इन्हीं आंकड़ों के आधार पर सांख्यिकी के अंतर्गत हम तीन मुख्य प्रकार से इनके रिप्रेजेंटेशन के तरीके देखेंगे। जैसे कि पहला होता है बेटा दंड आलेख, है ना, जिनको कहा जाता है बार ग्राफ। क्या कहा जाता है? बार ग्राफ। ठीक है, बार ग्राफ में कैसे हम इन आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं ये सीखेंगे। दूसरी चीज इसके बाद सीखेंगे बेटा आयत चित्र। क्या सीखेंगे? आयत चित्र। और इसमें भी 2 प्रकार के आयत चित्र होते हैं बेटा, है ना। एक में जो होता है, जो डिस्टेंस होता है ना, वो समान होता है, और एक में असमान होता है। किसी भी आंकड़ों को दर्शाना, है ना। 3 प्रकार की इसका आलेखी निरूपण है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का आलेखी निरूपण होता है, जिसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। अभी अभी जो हमने बात की कि क्लास में विद्यार्थियों के द्वारा मैथ्स में प्राप्त किए गए अंक, ठीक है, क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों के द्वारा प्राप्त किए गए रन, इनको कहां दर्शाएंगे हम? ग्राफ में। कहां? ग्राफ में। इनका ग्राफी निरूपण पढ़ेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, बात समझ में आई? आलेखी निरूपण बोलते हैं बेटा। तो 3 इसकी विधियां हैं या 3 प्रकार है आलेखी निरूपण के। पहला होता है, हमने क्या बोले, पहला बार ग्राफ, जिसको हिंदी में बोलते हैं दंड आलेख। दूसरा होता है बेटा आयत चित्र, है ना, जिसको बोलते हैं हम हिस्टोग्राम। और तीसरा है बेटा हमारे पास में बारंबारता बहुभुज। बारंबारता बहुभुज, जिसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स। तो ये तीनों क्या होते हैं, धीरे धीरे इसके बारे में समझते हैं। तो चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन की ओर। एक एग्जांपल लेते हैं और उसके माध्यम से हम सीखेंगे कि कैसे दंड आलेख बार ग्राफ बनाया जाता है किसी भी आंकड़ों पर। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक पर अब आगे बढ़ते हैं और हेडिंग डालेंगे बेटा सबसे पहले आंकड़े। इसमें लिखेंगे सम इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट
तो पहला हेडिंग डालेंगे बेटा आंकड़े, डाटा, और इसकी लिखेंगे होता है बेटा आंकड़े। क्या होता है, क्या होते हैं आंकड़े, है ना। तो इसमें हम समझने के लिए लिखेंगे किसी, देखिए किसी क्रिकेट मैच में, किसी क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों के द्वारा प्राप्त रन कक्षा में विद्यार्थी द्वारा गणित विषय में प्राप्त अंक। ठीक है, अब देखो बेटा दो उदाहरण लिए हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें कुछ आंकड़े, मतलब आंकड़े समझना, ये डेफिनेशन नहीं पूछा जाता है ना, इसकी डेफिनेशन आपको पूछी नहीं जाएगी। पूछा क्या मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। देखो आंकड़े बोला किसी ने, तो आंकड़े आपको समझ में आनी चाहिए। आंकड़े क्या है, किसी क्रिकेट की बात करें हमने, तो क्रिकेट में बेटा खिलाड़ियों ने जो रन लिए उसी को क्या बोलेंगे, आंकड़े। ठीक है, कक्षा में विद्यार्थियों ने जो मैथ्स में अंक लिए उसी को क्या बोलेंगे, आंकड़े या डाटा। बात समझ में आ रही ना, इसको समझना है बस आपको, इसकी परिभाषा नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ गया सभी को क्या होता है आंकड़े या डाटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब सेकंड हेडिंग डालेंगे सांख्यिकी, स्टेटिक्स, है ना। क्या होती है सांख्यिकी, इसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। सांख्यिकी गणित की वह शाखा है, लिखिए सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें, सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें हाँ, गणित की वह शाखा है जिसमें विभिन्न प्रकार के आंकड़ों सर क्या बोले, गणित की वह शाखा है जिसमें विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का अध्ययन एवं ग्राफी निरूपण किया जाता है। ग्राफी निरूपण की के कितने प्रकार हैं, तो ग्राफी निरूपण के कितने प्रकार, 3। लिखिए ग्राफी निरूपण के प्रकार। ग्राफी निरूपण के प्रकार, अब बेटा ग्राफी निरूपण क्या होता है, सबसे पहले ये बताओ ग्राफी निरूपण क्या होता है, समझो। हम तो ग्राफी निरूपण के प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ग्राफी निरूपण होता क्या है, आंकड़ों का जो डाटा मिला उस डाटे का बेटा हम उसको ग्राफ के माध्यम से उसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। किसके माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से। जो हमको जो डाटा मिला है, ठीक है, जो हमको डाटा मिला है बेटा उसका क्या करेंगे, ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शन, उसी को बोलते हैं ग्राफी निरूपण। बात समझ में आई। तो इसके पहले अगर लिखना चाहते हो तो बेटा ग्राफी निरूपण क्या होता है वो लिख सकते हो, लिख लो, हेडिंग डालो ग्राफी निरूपण, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। इंग्लिश मीडियम वाले आप इंग्लिश में लिखेंगे बेटा, हिंदी वाले हिंदी में, ठीक है। तो प्रकार को अभी हटा दो, हम बात करते हैं किसकी, ग्राफी निरूपण की। क्या होता है ग्राफी निरूपण, ठीक है।
सर ये जो ग्राफी निरूपण है सर इसको इंग्लिश में लिखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा ग्राफी निरूपण क्या होता है, ठीक है, थर्ड पॉइंट। तो ग्राफी निरूपण के अंतर्गत यहाँ पर बेटा हम क्या कर रहे हैं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, है ना, इस चैप्टर के स्टैटिस्टिक्स के बेटा, सांख्यिकी के, है ना। सबसे पहले हमने डिस्कस किया आंकड़े क्या होते हैं, है ना, उसके बाद में हमने समझा सांख्यिकी क्या है, और इसके बाद में हम समझ रहे हैं कि इस ग्राफी निरूपण क्या होता है। तो ग्राफी निरूपण क्या होता है बेटा, इसके बारे में हम अब देखते हैं। तो लिखिए किसी भी आंकड़े का ग्राफ के द्वारा प्रदर्शन, किसी भी आंकड़े का ग्राफ के द्वारा प्रदर्शन ही ग्राफी निरूपण कहलाता है। इंग्लिश में लिखेंगे any datas represented by the graph, any data is represented by the graph is called graphical representation। आगे बढ़ते हैं बेटा, समझ में आया, मतलब किसी भी प्रकार, हमारे पास में बहुत सारे आंकड़े दिए, बहुत सारे आंकड़े कक्षा में प्राप्त विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त अंक, क्रिकेट में खेले गए जो मैच में खिलाड़ियों के द्वारा प्राप्त रन, ये सारे क्या बेटा आंकड़े, और इनका हम ग्राफ में क्या करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, है ना, ग्राफ में इसको दर्शाएंगे, उसी को बोलते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। बात समझ में आई, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर बेटा जितने भी डाटास है उन डाटास का एंट्री करना कहां पर, उस डाटास को रिप्रेजेंट करना कहां पर, ग्राफ में, है ना, ठीक है, उसी को बोलते हैं बेटा क्या, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। बात करेंगे ग्राफी निरूपण के प्रकार, टाइप्स ऑफ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, हेडिंग डालेंगे। इसके बाद चौथा, ग्राफी निरूपण की जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है बेटा, इसकी कितनी मेथड, 3, कुल मिला के 3 प्रकार से पढ़ेंगे इसको हम, है ना। दर आलेख में कैसे दर्शाते हैं, आयत चित्र में कैसे दर्शाते हैं, और बारंबारता में कैसे दर्शाते हैं, इनके बारे में हम डीपली डिस्कशन करेंगे। ओके, नोट डाउन कीजिए और आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अब हम सबसे पहला जो ग्राफी निरूपण का प्रकार है, जिसको हमने किस नाम से जाना था, दंड आलेख या बार ग्राफ, है ना, ये क्या होता है, इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो हमारे पास उदाहरण दिया गया बेटा, उदाहरण में एक एग्जांपल के लिए क्वेश्चन दिया गया, उसको समझते हैं। हमारे पास विद्यार्थी या स्टूडेंट, है ना, ये बच्चों की संख्या ले रहे हैं बेटा, क्या ले रहे हैं हम, बच्चों की संख्या, है ना। तो कक्षा 9वीं के हम 40 विद्यार्थियों की संख्या ले रहे हैं, 40 विद्यार्थी, और हम उनसे पूछ रहे हैं कि बेटा आपका जन्म किस महीने में हुआ था। कक्षा 9वीं के ही स्टूडेंट की बात कर रहे हैं और 40 विद्यार्थी ले रहे हैं, और हम पूछ रहे हैं उनसे कि आपका जन्म किस किस महीने में हुआ था, ठीक है। तो सभी बच्चों के अलग अलग जवाब होंगे या नहीं, सभी बच्चों के अलग अलग जवाब होंगे, लेकिन कितने जवाब दे सकते हैं, मैक्सिमम 12, क्योंकि उनका जो जन्म है बेटा वो 12 महीने के अंतर्गत ही किसी महीने में हुआ होगा, कहीं से 13वां अलग से महीना आया होगा क्या, ठीक। तो सभी के आंसर अलग अलग तो होंगे, पर कितने आंसर हो सकते हैं, मतलब 40 आंसर तो होंगे, लेकिन कितने प्रकार के आंसर हो सकते हैं, 12, मतलब 12 ही आंसर देंगे जनवरी से दिसंबर तक, ठीक है। तो 40 स्टूडेंट है हमारे पास, 40 विद्यार्थी है, और उनके जन्म के महीने के नाम दिए गए, इसको हम दंड आलेख पर प्रदर्शित कर रहे हैं। ओके, तो हमारे पास में हम उदाहरण ले लें बेटा, इसमें पहला बना लेंगे y अक्ष और दूसरा बना लेंगे बेटा x अक्ष, ठीक है। यहाँ पर कुछ तिरछा हो सकता है क्योंकि स्केल से नहीं बना रहे हैं हम, ठीक है ना। इसको कुछ इस तरह से बना लो, ये हो गया बेटा आपका x अक्ष और ये हो गया आपका y अक्ष, ठीक है। कितने विद्यार्थी हमारे पास में टोटल, 40 विद्यार्थी, ठीक है। और कितने महीने हैं बेटा टोटल हमारे पास में, 12, ठीक है। इसको हमने डिवाइड कर लिए हैं 7 पार्ट में, ठीक है, 7 पार्ट बना लिए बेटा इसके 1 से लेकर 7 तक, ठीक है। चलिए, तो 1 से लेकर 7 तक हम यहाँ पर कुछ 1 2 3 4 5 6 एंड 7, हमने यहाँ पर 7 नंबर को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। ओके,
ये जो डिस्टेंस है बेटा हमेशा इक्वल होना चाहिए, ठीक है। आपको इसको ग्राफ पेपर में बनाना है, ग्राफ पेपर नहीं है तो आप इसे नॉर्मल कॉपी में बना रहे हो बेटा, तो लाइन के हिसाब से आप क्या करोगे, डिस्टेंस लोगे, है ना। और जब ऐसे डिस्टेंस ले रहे हो तो ऐसे में बेटा इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसे डिस्टेंस ले रहे हो तो सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले सकते हो। बात समझ में आ रही है, सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है, ओके। तो यहाँ पर हम महीनों के नाम लिखेंगे। ये जो थी बेटा आपकी क्या थी, विद्यार्थियों की संख्या, क्या थी, विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ लिख देंगे हम विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। और इधर लिखेंगे बेटा हम महीनों के नाम। सबसे पहले क्या आता है, जनवरी, ठीक है। सबसे पहले जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये हो गया बेटा हमारे कितने महीने, 12। अब क्या दर्शाएंगे इनके हम क्या दर्शाएंगे बेटा, इनका जो है जो भी डाटा था आंकड़े उसको यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। तो हमको दिया गया है कि जो बेटा जनवरी में जन्म लेने वाले बच्चे हैं ये कितने हैं, 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जनवरी में जन्म लिया है। तो हम क्या करेंगे, जनवरी वाले महीना जो है बेटा इसके ऊपर हम इस तरह से एक दंड आलेख बनाएंगे और इसको कहां तक लेकर जाएंगे, 3 तक। इसके बाद में बेटा हमारे पास में 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फरवरी में जन्म लिया है, तो हम इस दंड आलेख को कहां तक लेकर जाएंगे, इधर 4 तक, ठीक है। मार्च में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या बेटा 2, तो हम इस दंड आलेख को कहां तक बनाएंगे, 2 तक, ठीक है। मई में भी, अप्रैल में भी बेटा 2 बच्चों ने जन्म लिया है, ठीक है। इसके बाद मई में जो है, मई में 5 बच्चों ने जन्म लिया। कितने बच्चों ने मई में,